हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जर्म प्लाज्म, जीन पूल, ये सब जो है जो कि ब्रीडिंग के टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। जर्म प्लाज्म जो होता है ये क्या होता है, किसी भी जेनेटिक जो भी मटेरियल है, मतलब जो भी ह्यूमंस है, प्लांट्स है, जो भी नेचर में अवेलेबल हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनमें वेरिएशन पाया जाता है। हम आपस में मतलब वेरिएट करते हैं ना, सेम सेम नहीं रहता हर चीज़। तो वो जो वेरिएशन है उसको जब टोटल रूप में हम लोग स्टडी करते हैं तो वो जर्म प्लाज्म के अंतर्गत आता है। ठीक। और जर्म प्लाज्म जो है इन प्लांट के हम वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो प्लांट के वे में अगर बोलेंगे तो जर्म प्लाज्म जो होगा वो उसको प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको पीजीआर भी बोलते हैं, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। बट ये पीजीआर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहलाता है। तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो द सम टोटल ऑफ द ऑल हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज ऑल हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है। तो जीन, डीएनए, ये जो चीज़ें हैं ये, तो जो सम टोटल होता है ऑल द हेरिडिटरी मटेरियल का, इट इज़ रिफर्ड एज अ जर्म प्लाज्म, ओके, और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इन अदर वर्ड्स, जीन पूल रिफर्स टू अ होल लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट एलील ऑफ अ स्पीसीज। क्योंकि हम जानते हैं एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जिसको हम एलील के रूप में जानते हैं। ठीक। तो ये जो जर्म प्लाज्म के अलावा जो जीन पूल होता है ये पूरी लाइब्रेरी है। बहुत सारे एलील्स होते हैं, किसी एक स्पीसीज के डिफरेंट जो जीन्स रहते हैं उनकी दो मतलब उसमें एक जीन के दो एलील्स रहते हैं। तो ये डिफरेंट एलील्स की एक लाइब्रेरी, जैसे हमारे पास पुस्तकों की एक लाइब्रेरी रहती है, तो लाइब्रेरी में कितने वेरियस काइंड्स के बुक्स रहते हैं ना, उसी तरह से जीन पूल एक लाइब्रेरी होती है किसकी? एलील्स की। ठीक है, या फिर जीन्स की। ठीक है, क्योंकि जीन में एलील होता है, तो ये चीज़ है। और जीन पूल, इट इज़ द बेसिक मटेरियल विथ विच अ प्लांट ब्रीडर हैज़ टू इनिशिएट हिज ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, जीन पूल के बारे में जब उसको जानकारी रहेगी तो वो एक बेसिक मटेरियल है, उस जीन पूल के बेसिस पे ब्रीडिंग, मतलब जो ब्रीडर रहता है वो अपने जो ब्रीडिंग एम्स हैं या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको स्टार्ट करता है। नाउ वी सी द काइंड्स ऑफ जर्म प्लाज्म। सबसे पहला है लैंड रेसेस। लैंड रेसेस इट मीन्स ये लोकल जो मतलब कैसे पुराने जो ज़माने के जो हमारे फार्मर्स थे वो अपनी जो सेव ग्रेन्स रहते थे उनका यूज़ करते थे सोइंग के लिए। ठीक है, तो वो जो लैंड रेसेस है वो जो होती हैं ये पुराने टाइम पे प्रचलित थी। अभी भी कई फार्मर्स के पास सेव रहता है लैंड रेसेस। तो क्या होता है, कभी कभी इन लैंड रेसेस में कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि हो सकता है किसी डिसीज़ के लिए, कुछ इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो, तो इसलिए इसको प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है। तो लैंड रेसेस दे आर नथिंग बट दे आर द जो प्रिमिटिव cultivar which were selected and cultivated by the farmers for many generation। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक प्रिमिटिव कल्टीवर्स है जिसको कि जो हमारे फार्मर्स थे वो सेलेक्ट करके रखते थे और अपने नेक्स्ट जनरेशन में वो ग्रो करते थे। ये कोई हाइब्रिड वेराइटीज़ ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, लैंड रेसेस वर नॉट डेलिबरेटली ब्रीड लाइक द मॉडर्न जो भी कल्टीवर्स हैं उसके जैसे। दे इवॉल्व अंडर द सब्सटेंस एग्रीकल्चर। जो भी हमारे सब्सटेंस एग्रीकल्चर थे इसके अंतर्गत फार्मर के द्वारा ये इवॉल्व हुए हैं। कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम या सीड प्रोग्राम के अंतर्गत इनका जो है इवॉल्वमेंट नहीं हुआ है। नाउ द लैंड रेसेस हैव हाई लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्योंकि ये लोकल वैरायटी हैं, लोकल बीज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें बहुत ज़्यादा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं बोल सकते हैं जी, मतलब जो वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, हमको हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड सम ए बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक में हो सकता है इंसेक्ट डिसीज रेजिस्टेंट हो, ए बायोटिक में न्यूट्रेंट रेजिस्टेंट हो किसी चीज़ में, मतलब जो भी है वाटर लॉगिंग कंडीशन को सहन कर सकता है, या हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होता है। इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पाए जा सकते हैं। सो बायोटिक स्ट्रेस रिफर्स टू द हैजर्ड ऑफ डिसीज एंड इंसेक्ट वेयर एज abiotic stress it means drought, salinity, cold, frost, etc. जो कि मैंने आपको समझाया अभी।
तो लैंड रेसेस हैव ब्रॉड जेनेटिक बेसिस। तो अभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि लैंड रेसेस का जेनेटिक बेस कैसा रहता है, तो दे हैव ब्रॉड जेनेटिक बेस विच अगेन प्रोवाइड दैम वाइडर अडेप्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एपिडेमिक ऑफ डिसीज एंड इंसेक्ट, बिकॉज दे हैव जेनेटिक बेस ना, ब्रॉड जेनेटिक बेस। इस कारण से ये इनकी जो क्या बोल सकते हैं हम, अनुकूलनता जो बोलते हैं, अनुकूल होते हैं, ये अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर डिसीज़ का ज़्यादा इंसिडेंस है या एपिडेमिक कंडीशन है, वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करके सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नाउ सेकेंड जो है वो होता है एब्सोल्यूट कल्टीवर। इसमें आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं उसको आपको कमेंट में बता दूंगी। ठीक, तो ये जो एब्सोल्यूट कल्टीवर्स होते हैं ये कुछ नहीं होते, ये भी सिंपल वर्ड में लैंड रेसेस को जब हम थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं, दे आर द इम्प्रूव वेराइटी ऑफ द रीसेंट पास्ट आर नोन एज द एब्सोल्यूट कल्टीवर्स। दिस आर द वेराइटीज विच आर पॉपुलर अर्लियर एंड नाउ हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू वेराइटी। ये कुछ ऐसी वेराइटी थी जो पुराने टाइम में बहुत पॉपुलर थी, बट अभी वो क्या हो गई है, रिसेंट वैरायटी से उसने मतलब जो रिसेंट वैरायटी है उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक, जैसे पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी था जिसको अब कलर टीवी ने रिप्लेस कर दिया, दिस टाइप ऑफ चीज़ें। ठीक, फॉर द एग्जाम्पल वेराइटी K68, K65 एंड PB591 they were the most popular traditional, they are tall varieties before the introduction of the high yielding dwarf Mexican wheat varieties। तो ये है एग्जाम्पल। These varieties are well known for their attractive green color and चपाती मेकिंग क्वालिटीज़। तो ये वेराइटीज़ में क्या क्वालिटी थी, इसका ग्रेन बहुत अट्रैक्टिव था एंड चपाती जो मेकिंग, बेसिकली हम चपाती के लिए व्हीट यूज़ करते हैं, तो चपाती की जो क्वालिटीज़ थी बहुत अच्छी होती थी। नाउ दिस वेराइटीज़ आर नो मोर कल्टिवेटेड। अभी बेसिकली ये कल्टिवेटेड नहीं की जा रही बिकॉज दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वेराइटीज़। नाउ थर्ड है मॉडर्न कल्टीवर। तो मॉडर्न वो है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, वो वेराइटीज़ हैं। द करेंटली कल्टिवेटेड जो हाइब्रिड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, दे आर मॉडर्न कल्टीवर्स। दिस वेराइटी हैव हाई यील्ड पोटेंशियल एंड दे हैव यूनिफॉर्मिटी एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट वेराइटी एंड लैंड रेसेस ऑल्सो। सो मॉडर्न कल्टीवर्स constitute a major part of working collection and are extensively used as a parents in a breeding program। तो these are the those variety which modern way, मतलब करेंटली जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो ये वेराइटीज़ होती हैं जिसको मॉडर्न कल्टीवर्स के अंतर्गत लाया जाता है। और ये वैरायटी में क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, हाई, इसका जो इल्ड वो हाई रहता है एंड यूनिफॉर्मिटी रहती है इसमें एज कम्पेयर टू हमारा जो हमने प्रीवियसली जो भी लैंड रेसेस और एब्सोल्यूट वैरायटीज़ को देखा उसके बेसिस पे। एंड ये मॉडर्न कल्टीवर्स को बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग प्रोग्राम में पेरेंट्स के रूप में यूज़ में लाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस। कुछ एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस भी होते हैं जिसमें हमको डाइवर्सिटी कभी कभार मिल जाती हैं। तो प्री रिलीज प्लांट विच हैव बीन डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडर फॉर यूज इन मॉडर्न साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग आर नोन एज द एडवांस लाइन या एडवांस कल्चर्स एंड स्टॉक्स। ठीक, एंड नेक्स्ट है पांचवा जो है वो सम वाइल्ड फॉर्म्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज। तो वाइल्ड फॉर्म जैसे हमारा जैसे राइस है उसका कुछ वाइल्ड फॉर्म भी रहता है। ठीक है, तो राइस में जैसे ओराइजा सटाइवा कल्टिवेटेड है बट उसके कुछ वाइल्ड स्पीसीज भी होते हैं, तो उसमें भी कई बार अच्छी क्वालिटीज़, अच्छे जिन मिल जाते हैं। तो वाइल्ड फॉर्म जो होते हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज के, दे आर अवेलेबल इन अ क्रॉप प्लांट। सच प्लांट हैव द जनरली हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट टू abiotic and biotic stress and they are utilized in breeding program for the genetic improvement of the resistant to biotic and abiotic stress। तो जहाँ पर हमारा कल्टिवेटेड प्लांट रहेगा वहाँ पर ये हमको जो है वाइल्ड रिसोर्सेज, ये वाइल्ड फॉर्म जो है उस क्रॉप के वो मिल जाते हैं और इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हमको डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी या बायोटिक, एबायोटिक जो भी स्ट्रेस है
उससे रेजिस्टेंट वैरायटी जब डेवलप करनी होती है तो इनका यूज़ किया जाता है ब्रीडिंग प्रोग्राम में। नाउ नेक्स्ट है wild relatives. तो those naturally occurring plant species which have common ancestry with crops and can cross with crop species are referred to a wild relative or wild species. Means ये जो है ये अभी कल्टीवेशन में तो नहीं है, बट ये हमारे जो कल्टिवेटेड स्पीसीज़ हैं उनका मतलब उनके साथ क्रॉस किए जा सकते हैं, क्रॉस कराए जा सकते हैं। ठीक है, उनके क्या है ये उसी स्पीसीज़ के अंतर्गत आते हैं, उनके वाइल्ड फॉर्म्स रहते हैं ये, तो ये जो है वाइल्ड रिलेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। सो जो वाइल्ड रिलेटिव्स रहते हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स है रेजिस्टेंट टू बायोटिक मतलब डिसीज एंड इंसेक्ट्स के, एंड बायोटिक ए बायोटिक जो है ड्रॉट कोल्ड फ्रॉस्ट सैलिनिटी ये सब के। तो ये वाइल्ड रिलेटिव्स हमने देख लिया। इसके पहले हमने देखा था वाइल्ड फॉर्म एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। ठीक, वाइल्ड फॉर्म में मतलब ये रहता है, यहाँ पर अब देखिए वाइल्ड फॉर्म जो रहते हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज़ जो रहते हैं उनके आसपास ही अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और जो वाइल्ड रिलेटिव्स रहते हैं ये नेचुरली जो अकरिंग प्लांट स्पीसीज़ रहते हैं जो कि कॉमन एंसेस्ट्री रखते हैं हमारे कल्टिवेटेड क्रॉप के साथ, मतलब सेम उनका जो एंसेस्ट्री है वो सेम रहता है कल्टिवेटेड क्रॉप के साथ, तो दोनों का क्रॉस जो है वो इजीली हो जाता है। ये वाइल्ड रिलेटिव्स की बात है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है वाइल्ड फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव में। नाउ नेक्स्ट है म्यूटेंट्स। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग तब की जाती है जब हमको जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं वो हमारे कल्टिवेटेड स्पीसीज़ के जो जेनेटिक स्टॉक हैं या उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनमें नहीं मिल पाते। तो म्यूटेशन जो है दे डू ऑकर इन नेचर एज वेल एज कैन बी इंड्यूस थ्रू द यूज़ ऑफ फिजिकल एंड केमिकल म्यूटाजेंस। ये नेचुरली तो होता है, ठीक है म्यूटेशन, बट आर्टिफिशियली वी inject by the use of physical and chemical mutagens. For example, mutant gene pool DGO gene in rice and Norin 10 in the wheat proved to be valuable genetic resources in the development of high yielding semi-dwarf variety and the respective crop species. तो राइस में जो शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक आया है मतलब शॉर्ट सेमी डॉर्फ जो है कैरेक्टरिस्टिक, ये DGO वो जिनके कारण आया है क्योंकि ये इंजेक्ट कराया गया ठीक म्यूटेशन के थ्रू, एंड नॉरिन 10 जो है वो वीट में इंजेक्ट करा गया। तो जो दोनों के जो जीन के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वीट में नॉरिन 10 है और राइस में DGO वो जीन है। ओके, तो ये है मतलब ये बेसिकली आई थिंक 6 तरह। तो अभी हमने 6 तरह के जर्म प्लाज्म के बारे में स्टडी किया। नाउ वी सी द जीन पूल। इससे पहले जीन पूल को डिफाइन किया है मैंने, तो अब देख लेते हैं जीन पूल जो होते हैं ये क्या रहते हैं। किसी इंडिविजुअल में जितने भी अवेलेबल जीन्स हैं तो वो सभी जीन्स और उनके एलील्स जो रहते हैं वो एक साथ क्या कहलाते हैं, जीन पूल कहलाते हैं। और ये क्या रहते हैं, इनमें आपस इस जीन पूल के सभी जीन्स में एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज होने की कैपेसिटी रहती है। तो जीन पूल के टाइप्स बेसिकली प्राइमरी जीन पूल जिसको GP1, सेकेंडरी जीन पूल एंड टर्सरी GP3 बोलते हैं। तो प्राइमरी जीन पूल को अब देख लेते हैं हम। तो जो प्राइमरी जीन पूल रहता है द जीन पूल इन विच क्या होता है इंटरमैटिंग, इसका मतलब क्रॉसिंग भी होता है, इजी होता है इसमें क्रॉसिंग GP1 में, एंड लीड टू प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल हाइब्रिड। और जो हमारे हाइब्रिड्स F1 जनरेशन आती है वो फर्टाइल रहती है और इसको हम प्राइमरी जीन पूल बोलते हैं। इट इंक्लूड प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज और क्लोजली जो भी रिलेटेड स्पीसीज रहते हैं विच प्रोड्यूस कम्प्लीटली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऑन इंटरमेटिंग। ठीक, नाउ सेकेंडरी जीन पूल क्या होता है, इनमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है उससे जब क्रॉस होता है तो पार्शियली फर्टिलिटी मतलब टोटली फर्टाइल नहीं होते, पार्शियली फर्टाइल हमको मिलते हैं। एंड क्या होता है जब क्रॉसिंग होती है GP1 के साथ,
तो जीन पूल जो GP2 है उसका जब GP1 के साथ क्रॉसिंग होता है तो जो ऑफस्प्रिंग आता है वो पार्शियली फर्टाइल होता है, कंप्लीटली फर्टाइल नहीं हो पाता है। इसको सेकेंडरी जीन पूल में रखा गया है। ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम सच मटेरियल टू प्राइमरी जीन पूल इज़ पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है GP1 में ऐसे मटेरियल को, ऐसे जीन्स को ट्रांसफ़र करना। और टर्सरी में ऐसे मतलब जीन्स को रखा जाता है या जेनेटिक मटेरियल को रखा जाता है जहाँ पर स्टेराइल हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन होता है, जब उनको क्रॉसिंग कराया जाता है जो प्राइमरी जीन पूल है उनके साथ। तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड द मटेरियल विच कैन बी क्रॉस्ड विद GP1 बट द हाइब्रिड आर स्टेराइल नॉट पार्शियली फर्टाइल। Transfer of gene from such material to primary gene pool is possible with the help of some special technique जिसको एम्ब्रियो रेस्क्यू या ब्रिज स्पीसीज का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं। तो